हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज योर फिजिक्स एडुकेटर अक्षय। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीयूईटी सीरीज का फोर्थ चैप्टर। इस सीरीज में हम एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, सारे न्यूमेरिकल्स और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके एमसीक्यूज को एक तरीके से बहुत स्ट्रेंथन करेगा और आपको सीयूईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं या एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं तो लेंदी कॉन्सेप्ट्स आपके काम के नहीं होते। क्रिस्प वे में अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं तो आप बहुत इजीली, बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन करके अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। ऑल्सो इस सीरीज में हम जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप देखेंगे एक के बाद एक क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि जब भी मैं किसी क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो और भी जो डिफरेंट टाइप के वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं या डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो टच हो सकते हैं उस पर भी हम साथ में डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम 30 से 40 के बीच में जो एमसीक्यूज है वो आज डिस्कस करने वाले हैं, तो एक तरीके से हम कंप्लीट चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं और कहीं ना कहीं हम और भी बहुत सारे एमसीक्यूज उन लिमिटेड एमसीक्यूज के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस किस से प्रोड्यूस हो सकती है। स्टैटिक चार्ज से, तो यहां पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर देता हूं। जो स्टैटिक चार्ज होती है या स्टैटिक चार्ज जो होता है, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा जो मूविंग चार्ज होता है, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली, मतलब ये अलग अलग प्रोड्यूस होंगी। अगर हम ऑसिलेटिंग चार्ज की बात करते हैं तो इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम लास्ट बात करें तो बोथ बी एंड सी तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा मूविंग चार्जेस। तो सिर्फ मूविंग चार्जेस से आप मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेपरेट आउट वे में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑसिलेटरी चार्ज में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्रोड्यूस होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं, सेपरेट आउट होके नहीं, एक साथ। तो वो ना तो मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो एक ऑसिलेटरी चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो द राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। अच्छा, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को पॉज करके पहले उसका आंसर खुद सोचें, देखें कि क्या आपसे वो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, क्या आपसे वो कॉन्सेप्ट आंसर हो रहा है, क्या आपसे वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, एंड देन आप वीडियो पे आए आंसर को देखें। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू ईस्ट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड द पार्टिकल विल बी। अब देखिए, तो एक पार्टिकल है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है और आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो ऊपर की तरफ लग रही है, अपवर्ड है। तो बोला जा रहा है कि जो फोर्स है या द पार्टिकल विल गेट डिफ्लेक्टेड, तो डिफ्लेक्शन का मतलब है फोर्स कहां लगेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जो वेलोसिटी वेक्टर है, अगर उससे हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट का लॉ यूज करके डायरेक्शन निकालें तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये रही हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन। और ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर हम बी से बी की तरफ हाथ ले जा रहे हैं तो हमारा जो फोर्स है वो आउटवर्ड टू द प्लेन आ रहा है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हमारे जो ऑप्शंस हैं वो रिलेट होते हैं। तो पहला है इज डिफ्लेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो वर्टिकली अपवर्ड तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तो नहीं हो सकता। मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद एन इंक्रीज स्पीड। अब ये सर्कुलर पाथ वाली बात पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं, ध्यान से देखिएगा।
जब मैंने फोर्स को निकाला तो वो यहां आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरा फोर्स आ रहा है, अगर मैं उस फोर्स को इस तरीके से प्लॉट करूं और आउटवर्ड दिखाने के लिए यहाँ पे डॉट लगा दूं, डॉट बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शन को बताता है, तो मैं एक चीज यहाँ पे सिग्निफाई कर सकता हूं कि जो फोर्स का वेक्टर है वो वेलोसिटी के वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है। और जब भी ऐसा सिनेरियो होता है तो बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है। पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर वो सर्कुलर मोशन करता है तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो मान लीजिए ये हमारा बॉडी सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा होता, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वही उसका कौन सा फोर्स होता, सेंट्रीपिटल फोर्स होता, वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता। और क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो उसके एक्सेलरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता, है ना। क्यों? क्योंकि एफ डॉट वी जीरो होता। एफ डॉट वी जीरो होने का मतलब पावर जनरेटेड जीरो, मतलब वर्क डन जीरो, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें यहां से निकल के आती हैं कि जो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ मैग्नेटिक, वो आपका जीरो आता है। याद रखना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है वो जीरो रहता है, मतलब कि ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता। मतलब जो भी उसकी स्पीड है, जो भी उसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है इस हिसाब से। डिक्रीज स्पीड वाला भी गलत हो जाता है। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो आप देखिए कितने सारे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, दैट इज फोर्स की एप्लीकेशन से। मैग्नेटिक फोर्स को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप इतने सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल of charge -2 microcoulomb in magnetic field of 2 Tesla acting in y direction when particle velocity is this much is। तो चार्ज की वैल्यू हमें दे रखी है -2 माइक्रोकूलम, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो है हमारा 2j कैप, और हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 की पावर 6। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, अब देखिए उसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आ गया, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो यहां पे हम चार्ज की वैल्यू रखेंगे -2 इंटू माइक्रो की वैल्यू रख देंगे 10 की पावर -6 वी क्रॉस बी। तो हमें इसका इससे क्रॉस करना है, तो देखिए जब हम इसका इससे क्रॉस करेंगे और ये 10 की पावर 6 को मैं यहां पे ऐड कर देता हूं इसमें, क्रॉस 2 जे कैप। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जाएगा -2, ये तो आपका 0 हो गया, तो ये 1 आ गया 10 की पावर 0, यानी किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है 1। अब इसके से क्रॉस करेंगे तो 2 2 जा 4, और i क्रॉस j क्या होता है k कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इस चैप्टर में बहुत यूज होगा ये वाला रूल, तो इसको याद रख लीजिए। आई जे के रूल याद रख लीजिए, ये है i, ये है j, ये है k। i क्रॉस j होता है k, j क्रॉस k होता है i, k क्रॉस i होता है j। अगर रिवर्स करते हैं, लेट्स से i क्रॉस k हो जाता है कभी, तो क्या आएगा, i क्रॉस k j नहीं आएगा, माइनस j आएगा। तो कभी भी ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने लगे तो आपका माइनस साइन ऐड हो जाएगा। तो अभी तो i क्रॉस j ही था, तो i क्रॉस j k हो गया, और j क्रॉस j, तो 3 2 जा 6, और j क्रॉस j, अब j क्रॉस j जब खुद का खुद से क्रॉस होता है तो आंसर आता है 0। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये आ जाएगा 4 2 जा 8, -8 k कैप विल बी योर आंसर। तो आपका जो फोर्थ होगा वो 8 मैग्नीट्यूड का होगा इन z डायरेक्शन, नहीं -z डायरेक्शन, है ना। तो इन -z डायरेक्शन, तो 8 न्यूटन इन -z डायरेक्शन विल बी योर आंसर। तो आप लोग आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस, जब पूरा सेशन देख लेते हैं तो प्लीज लेट मी नो कि कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस अगर आपसे डेफिनेटली 95% के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप ऑलरेडी, मैं बता सकता हूं कि फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे।
लेकिन अगर आप 85 से 90 के आसपास भी हैं तो फिर इन क्वेश्चंस को बनाइए, इनके सॉल्यूशन देखिए और फिर अगली बार इनको आंसर करने की कोशिश कीजिए। लेट्स लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो सीधे एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है 2πm अपॉन QV। तो टाइम पीरियड ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। तो क्या क्या चीज के इंडिपेंडेंट है? देखिए मेन चीजों के इंडिपेंडेंट है। पहले तो ये इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के, फिर इंडिपेंडेंट है रेडियस ऑफ सर्कल के, है ना, फोर्स के भी इंडिपेंडेंट है ना। तो यहां देखते हैं क्या क्या हमसे यहाँ पे चीजें रिलेट करवाना चाह रहे हैं ये लोग। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल डेफिनेटली उसके इंडिपेंडेंट है, मास ऑफ पार्टिकल के इंडिपेंडेंट नहीं है, चार्ज ऑन पार्टिकल के इंडिपेंडेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के इंडिपेंडेंट नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पीड या वेलोसिटी। लेकिन क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो आपको पता है सर्कुलर मोशन में जब हम वेलोसिटी बोलते हैं तो एक्चुअली में स्पीड की बात ही कर रहे होते हैं। तो स्पीड के ये इंडिपेंडेंट है यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 15 keV इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर in a plane perpendicular to the magnetic field B. The kinetic energy of the proton that describes a circular orbit of same radius inside the same B is। तो पहले एक ड्यूट्रॉन लिया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी गई है और उसको एक सर्टेन रेडियस में सर्टेन सर्कल में मूव करते हुए देखा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि अगर प्रोटॉन होता तो उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती सेम सर्कुलर रेडियस में, बेसिकली सेम टाइप का मोशन रिपीट करने में, सेम मैग्नेटिक फील्ड में। चलिए तो पहले हम देखते हैं रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv अपॉन QB। अगर हम इसको वेलोसिटी के टर्म्स में देख रहे हैं, अब हम क्या करते हैं इसके और फॉर्मूले देखते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले, अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं जो फॉर्मूला यूज होना है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन बाकी सारे फॉर्मूले बताता हूं रेडियस के जो एक चार्ज पार्टिकल फॉलो करता है। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है, ये हम देख चुके हैं। अब उसकी रेडियस के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? तो ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फॉर्मूला है। अगर मैं इस मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम में कन्वर्ट कर दूं तो ये मोमेंटम डिपेंडेंट फॉर्मूला है। और इसी मोमेंटम को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो वो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और यही फॉर्मूला हमारे काम का है। तो लेट्स से जब हम ड्यूट्रॉन की बात करते हैं तो यह जाएगा 2 मास ऑफ ड्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो यह जाएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस हमें दोनों की सेम करनी है, तो अगर हम रेडियस को इक्वेट कर दें दोनों की तो हमारे पास आ जाएगा 2 मास ऑफ ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन इज बेसिकली 1 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन। तो अगर हम मास ऑफ ड्यूट्रॉन की बात करेंगे तो लगभग लगभग क्या होगा? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग सेम है। तो जाएगा ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन लगभग लगभग इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन क्या था? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज होता है सिंगल चार्ज। तो जो भी चार्ज ऑन प्रोटॉन है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, वही चार्ज आपका क्या होगा? आपके प्रोटॉन पे होगा। और आपका मैग्नेटिक फील्ड यही है और ये आ जाएगा आपका 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन भी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन
और हमें काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन चाहिए तो इसकी डबल होगी, मतलब 15 केवी की डबल कितनी आ जाएगी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज डी ऑप्शन। तो जब हम यहाँ क्वेश्चन बनाते हैं तो मैं आपको हर स्टेप फॉलो करता हूं, लेकिन जब एग्जाम में आप बनाएंगे तो आपके पास 45 सेकंड के आसपास होंगे हर क्वेश्चन को करने के लिए। 1 मिनट मान लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट टिक वाले भी होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो वहां समय बच जाता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एवरेज 1 मिनट आपको मिलेगा, तो आपको बहुत सारी स्टेप्स स्किप भी कर देनी है। ये तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, लेकिन जब आप करेंगे एग्जाम में तो आप बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में कर सकते हैं या स्टेप्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक एक ना करके सीधे इस स्टेप को लिख सकते थे आप और सॉल्व कर सकते थे। चलिए, a charged particle after being accelerated through a potential difference of v enters in a uniform magnetic field and moves in a circular r if v is double the radius of circle is। अब देखिए, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको रेडियस के फॉर्मूले बताए थे। रेडियस ऑफ पार्टिकल पहला फॉर्मूला था mv अपॉन चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा फॉर्मूला हमारा था मोमेंटम अपॉन क्यूबी, तीसरा फॉर्मूला हमारा था काइनेटिक एनर्जी 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी। और अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करना चाहते हैं तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए हाई पोटेंशियल डिफरेंस है और ये लो पोटेंशियल डिफरेंस है, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हाई माइनस लो वो v है। तो अगर आप यहां किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ते हैं तो हमें पता है हाई से लो की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस पर एक फोर्स लगेगा, और यही पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो उसको फोर्स ला के क्या देगी वेलोसिटी देगी या उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगी। तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या वो काइनेटिक एनर्जी जो उसके पास आएगी वो इक्वल होगी चार्ज इनटू इस पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, जो हमने कहा देखा था सेकंड चैप्टर में देखा था, अगर आपको याद होगा तो ये रिलेशन। तो इसी रिलेशन को हम यहां रख देंगे तो ये जाएगा 2m चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब बोला क्या गया है देखते हैं। बोला गया है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डबल कर दिया। अगर हम इसको डबल कर देते हैं तो मैं r डैश की वैल्यू लिखता हूं उसको डबल करके, तो जाएगा 2 मास सेम है, चार्ज सेम है, ये 2 टाइम्स इनिशियल v हो गया अपॉन चार्ज इनटू v। तो हम देखेंगे बस ये एक √2 जो है हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ये रूट के अंदर का 2, बाकी तो सेम रहा। देखो 2m qv है ना अपॉन qv, तो जो भी इनिशियल आ रहा है उसके सेम ही रहा। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे बन रहा है वो √2 टाइम्स रेडियस बन रहा है। तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप उन क्वेश्चन को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो वो प्रॉब्लम हमेशा करेगा। तो जो फॉर्मूला शीट है ये एक तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स है वो एनसीईआरटी के नोट्स में आपको मिल जाएंगे, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम ऑफ प्रोटॉन विद वेलोसिटी 4 into 10⁵ meter per second moves in a direction of uniform magnetic field. It makes an angle 37 degree with the magnetic field and follows a helical path. If the time period of helix is not, then pitches. देखिए, पहले हम इसको समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जब भी आपका जो वेलोसिटी है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो एक ऐसा एंगल बनाए जो 90 ना हो, तो आपकी वेलोसिटी के फिर 2 कंपोनेंट हैं जो काम के हो जाते हैं। एक कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और एक कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। जो पैरेलल कंपोनेंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। अब देखिए, जो ये वाला वेलोसिटी है और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल तो 0 है, तो फोर्स तो इससे 0 हो जाएगा, क्योंकि V क्रॉस B कैसे ओपन होता है? VB साइन थीटा, है ना। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये कैसे ओपन होगा? VB साइन थीटा n कैप। तो यहाँ थीटा क्या होगा? इन दोनों के बीच का 0, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन फोर्स में 0 होगा। अच्छा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ये वो सर्कुलर मोशन करवाएगा जो हमने अभी देखा था। तो होगा क्या, थोड़ी देर में आप देखेंगे, इस V क्रॉस B से थोड़ी देर में यहां पे इस तरह का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। सर्कुलर मोशन तो होगा, लेकिन ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ये उसे आगे भी ले जाएगा
और इस तरह का एक हेलिक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे वो यहां से वापस आ रहा था एक टाइम पीरियड में, अब वो उसी टाइम पीरियड में आगे भी मूव करते जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए वो यहां से स्टार्ट करता तो यहां पे वापस ना आके यहां पहुंच जाएगा। एंड इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। ये जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कहते हैं पिच। तो पिच क्या होगी, देखिए डायग्राम से कितना क्लियर है। जो हमारी पिच होगी, जो हमारा x होगा वो होगा हमारा पैरेलल वेलोसिटी इनटू द टोटल टाइम, टाइम पीरियड वापस यहां आने का। देखिए पैरेलल वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये v थी तो ये वाला कंपोनेंट आएगा v cos थीटा इनटू टाइम। अब टाइम कितना है, टाइम पीरियड यहां पे इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻⁷। तो वेलोसिटी है 4 इंटू 10⁵ cos 37 हो जाएगा 4/5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁷। तो आ गया 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 अपॉन 5 इंटू 10⁻², या फिर cos 37 डिग्री भी ठीक है, वेलोसिटी भी ठीक है और ये भी ठीक है। 4 8 जा 32, 4 4 16 2 जा, बिल्कुल ठीक है। तो रफली रफली आ जाएगा आपका 5 6 जा 30, 0.54 जा 20 इंटू 10⁻², या फिर 0.0064 मीटर, या फिर रफली रफली 0.2 के पहले जीरो ले जाना है। अच्छा, या हम ऐसे ही कर सकते हैं इसको, ये मीटर में ही है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यहीं पर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो नियरली आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 6.4 सेंटीमीटर। यहां पे राउंड ऑफ कर रखा है, करना नहीं चाहिए था वैसे इतना ज्यादा राउंड ऑफ, बट अब नियरेस्ट पॉसिबल आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। बट इसका एग्जैक्ट आंसर जो होना चाहिए था वही ऑप्शन में देना होना था, लेकिन ठीक है, अब जैसे ऑप्शन से हमने उस हिसाब से मार्क कर दिया है ना। एक बार फिर भी हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। प्रोटॉन ऑफ वी वेलोसिटी 4 है, 4 2 जा 8, हाँ ठीक है। तो सब चीजें इसमें ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A charged particle passes through a region of space without change in velocity. If E and B represent the electric and magnetic field respectively, then for this region of space, which alternative may not be possible? May not be possible. देखिए, तो a charged particle passes through a region of space without change in its velocity. ये कब कब पॉसिबल है हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, हम पहला केस लेते हैं विच में भी नॉट पॉसिबल। जो देखो इसमें तो दोनों ही जीरो है, तो डेफिनेटली अगर दोनों जीरो है, सोचो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो पॉसिबिलिटी क्या है, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो अनडिफ्लेक्टेड तो जा ही सकता है ना। डिफ्लेक्शन तो तब होगा जब कोई फोर्स लगेगा उस पर, यहां तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल है ना। तो ये तो पॉसिबल है, तो यहां पे इसको लिख देते हैं पॉसिबल। अब यहां देखते हैं दोनों ही नॉन जीरो है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों नॉन जीरो हो तो भी पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए? हो सकता है। देखिए मान लीजिए एक पार्टिकल है वो यहां जा रहा है v वेलोसिटी से, और इस डायरेक्शन में आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस पे कहां फोर्स लगाएगी, नीचे फोर्स लगाएगी। तो आप एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दीजिए जो इसे ऊपर फोर्स लगाए। तो मुझे पता है अगर मैं एक अंदर की तरफ यहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दूं पूरी स्पेस में, तो ऐसा हो सकता है कि V क्रॉस B के कारण एक ऐसी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बन सकती है कि एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आ जाए। और अगर मैं इन वैल्यूज को सही तरीके से, मतलब एक सही कॉम्बिनेशन रखूं, तो ये दोनों इक्वल होकर एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो भी पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए। मतलब ऐसा, लेकिन कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। तो उसकी एक फिक्स कंडीशन होगी, लेकिन पॉसिबल है कि ये अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए। तो ये भी पॉसिबल केस लग रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉट जीरो,
बोला जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड नॉट जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या अनडिफ्लेक्टेड निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। अगर हम सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, आप देखिए, है ना, तो भी अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो मैग्नेटिक, तो ये भी पॉसिबल तो है ही। ये आपका बी हो गया और ये आपका ई हो गया, है ना, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन 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 इसका जो राइट आंसर है वो ये आएगा, क्योंकि क्योंकि यहां पे बोला है मे नॉट बी पॉसिबल, तो ये तो तभी होगा जब एक स्पेशल चीज और फॉलो करनी होगी, सिर्फ इन दोनों के नॉन जीरो होने से नहीं होगा। ये तब होगा जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स मतलब क्यू वी बी साइन 90 इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू से क्यू गया साइन 91, तो वी बी इज इक्वल टू ई, या फिर जो वेलोसिटी है वो आपको इतनी रखनी पड़ेगी। ये तभी पॉसिबल है, हर मतलब ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तो अनडिफ्लेक्टेड, नहीं 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 नहीं, ये कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पे एक पॉसिबिलिटी बनती है जहां पे ये नॉट पॉसिबल वाले केस में चले जाए, जहां ये अनडिफ्लेक्टेड ना निकले। मान लीजिए आपने सिचुएशन ऐसी नहीं रखी, तो क्या होगा, ये 100% डिफ्लेक्ट होगा, तो यही एक केस बन रहा है इसमें डिफ्लेक्शन है। अब ये वाला केस भी आप देखिए, इस केस में भी है तो पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये ऐसा है कि ये दूसरी डायरेक्शन में आ जाए, है ना, दूसरी डायरेक्शन में आ जाए, तो ये भी एक उस केस में आ सकता था। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो यही बनेगा, इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, मे नॉट बी पॉसिबल फॉर दिस। मे बी पॉसिबल बोलता तो सारे केस होते, मे नॉट भी बोल रहा है, तो ये एक ऐसा केस है जहां पे ऐसा हो कि भाई अनडिफ्लेक्टेड ना निकले, है ना, जब ये चीज इक्वल ना हो। चलिए, लेट अस मूव टू द 10th क्वेश्चन। A beam of cathode rays is subjected to cross electric field E and magnetic field B. The field are adjusted such that beam is not deflected. A specific charge on the cathode ray is, देखिए, तो हमें एक बात पता है कि अभी हमने देखा कि अगर हमारा जो कैथोड रे है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरीके से अगर जा रहा है, और अगर हम ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर ले, जो चार्ज जा रहा है उस पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाए, लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी तो कैथोड रे पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स है फाइनली नीचे लग जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रखनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगे। तो अब देखो, क्योंकि याद रखना चार्ज भी नेगेटिव है, तो अगर मैं अंदर रखता फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज मान के फोर्स कहां लगता ऊपर, तो नेगेटिव पे कहां लगेगा नीचे, तो फील्ड कहां रखनी है, अंदर ही रखनी है ना, क्योंकि नेगेटिव पे ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा फोर्स। अच्छा, तो यहां पे हमें पता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स अगर बराबर हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो क्यू ई और क्यू वी बी ऐसा हो जाए तो हो जाएगा, क्यू से क्यू कट गया। अब बोला जा रहा है स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, स्पेसिफिक चार्ज मतलब एक तरीके से आपसे वेलोसिटी जो है वो ई बाय बी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे v क्या है, अब v की बात यहाँ पे की नहीं गई है, ये स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है q बाय एम, और q बाय एम जो होगा, ओके, e इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, b मैग्नेटिक फील्ड है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज इज, यहाँ पे v जो है एक अननोन है, एग्जैक्टली अगर ये वेलोसिटी है तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है ये q बाय एम हमें लाना है ना, हमें ऑप्शन चेक अगर हम करें तो यहां जो ये v होगा ये डेफिनेटली एक ही चीज हो सकता है, वेलोसिटी तो ये नहीं लग रहा है ना, क्योंकि वेलोसिटी अगर ये होता तो ये कोई एक आंसर नहीं बनेगा, तो डेफिनेटली यहाँ v जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो जो एनोड और कैथोड के बीच का होगा, तो v क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर हम फर्दर इसको समझे, हमें निकालना क्या है, ये फोकस रखते हैं, हमें क्यू, इसको ऐसे कर लेते हैं, क्यू बाय एम निकालना है ना, स्पेसिफिक चार्ज निकालना है। चलिए, तो हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे रेट कर सकते हैं, हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल जो गेन करेगा, अभी मैंने आपको बताया था वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर,
देखिए यहां से कुछ हमारा केस बन सकता है। यहां से अगर हम Q बाय M की वैल्यू निकालें तो आ रही है v वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2v। ओके, और वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम ये रख दें तो हमारी वैल्यू बन रही है e स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर v। अब देखते हैं कि हमारा कोई ऑप्शन यहाँ फिट हो रहा है। बिल्कुल फिट हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो वहां पे मिसप्रिंट था जो मैंने ऐड कर दिया, मतलब वहां पे डेफिनेटली ये बताना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन अब कभी अगर ऐसा हो जाए तो आपको अपना कॉमन लॉजिक लगा के समझना है कि कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में हमेशा जो कैपिटल वी होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड ही होगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकता। चलिए, two wires of same length are shaped into a square and a circle. If they carry same current, the ratio of magnetic moment is okay. तो एक स्क्वायर शेप में है और एक सर्कुलर शेप में है और सेम करंट है, सेम लेंथ है। अच्छा, तो एक सर्कल और अगर एक स्क्वायर की लेंथ सेम हो जाएगी तो पहले तो हमें इनके रेडियस और इसके साइड में क्या निकाल लेना चाहिए, रिलेशन निकाल लेना चाहिए कि भाई इसकी लेंथ है 2πr और इसकी लेंथ है 4 टाइम्स द साइड। तो हमें समझ आ गया है कि जो r होगा वो ट्वाइस ऑफ a अपॉन पाई हो जाएगा। पहले तो हमें ये समझ आ गया। दूसरा हमें ये समझ आ गया कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है सर्कल अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एन आई इंटू एरिया ऑफ सर्कल और एन आई इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स की कोई बात नहीं की गई है तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, रेडियस आ जाएगा इसका स्क्वायर तो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 4 अपॉन पाई। लेट अस सी क्या ये हमारे ऑप्शन में है, डेफिनेटली हमारे ऑप्शन में। अब यहां से देखिए क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते थे। आपसे पूछा जा सकता था इसके अराउंड क्वेश्चन। बेसिकली जो मेन बात यहां याद रखनी है वो है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है किसी भी लूप के लिए वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया ऑफ दैट लूप। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ लूप। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग डाले सो दैट आपको एक पूरा आइडिया हो उस कॉन्सेप्ट का। देखिए, a current of 10 ampere is flowing from east to west in a long straight wire kept on a horizontal table. The magnetic field developed at a distance of 10 centimeter due north. देखिए, तो ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। हमारा एक वायर यहां पे रखा हुआ है जिसमें ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, तो यहां से नॉर्थ की तरफ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो करंट के डायरेक्शन में हाथ रखा हमने, थंब को प्लेस किया, तो जो पाम है वो कहां फेस कर रही है, मान लीजिए मेरा नॉर्थ कहां होगा, अंदर ही कहीं होगा ग्राउंड पे, तो पाम कहां फेस कर रही है, नीचे की तरफ। तो हमें ये समझ आ गया कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले तो नीचे की तरफ आएगी, मतलब डाउनवर्ड आएगी। तो पहले तो अपवर्ड वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। चलिए, दूसरी चीज, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, तो क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है मतलब इनफाइनाइट वायर मान सकते हैं, तो इनफाइनाइट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय द डिस्टेंस x। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7 इंटू 2। करंट यहां पे दे रखा है आपको 10 एम्पियर और जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 डाउनवर्ड्स। तो 2 इंटू 10 की पावर -5 डाउनवर्ड इज द राइट ऑप्शन। देख लीजिए, तो छोटी छोटी बातें, पहले तो फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट वायर का वो हमें सीखने को मिला जो अभी आगे काफी काम आने वाला है। दूसरा, हमने डायरेक्शन कैसे निकाली, तो डायरेक्शन हमने निकाली राइट हैंड थंब रूल से।
या राइट थंब रूल या राइट पाम रूल, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। इसको राइट हैंड थंब रूल कहा जाता है वैसे जनरली, जिसमें हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और फिर हमारे पाम की डायरेक्शन देखते हैं वो कहां जा रही है। अगर पाम अंदर है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड, नीचे है तो नीचे, ऊपर है तो ऊपर। इस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। चलिए, लेट अस लुक एट द 13th क्वेश्चन। An electric current passes through a long straight copper wire at a distance 5 centimeter from the straight wire. The magnetic field is B. The magnetic field at 20 centimeter from the wire. Okay? तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिससे 5 सेंटीमीटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। तो बोला गया है 20 सेंटीमीटर पे कितनी होगी, लेट्स सो बी डैश होगी। हमें क्या करना है, सिंपल बी का फॉर्मूला पहले जानना है। तो बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2 बाय एक्स। तो हम सिंपल कर देंगे, हमारा B1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बाय x1। हमारा B2 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बाय x2। तो B1 अपॉन B2 की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, वो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए x1 जो है वो नीचे की तरफ है और ये वाला x2 ऊपर चले जाएगा। बेसिकली ऐसा आएगा ना, i अपॉन x1 और i अपॉन x2 ऐसा बचेगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, ये ऊपर आ जाएगा आपका। तो i से i कैंसिल, ही आ गया x2 अपॉन x1। x2 की वैल्यू 20 है, x1 की वैल्यू 5 है, ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका B2 आ जाएगा वो आ जाएगा B1 बाय 4 और कम हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये यहाँ पे B थी तो अब ये 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा बी ऑप्शन। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि भाई फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला अगर हमें इनफाइनाइट वायर का याद है तो हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। चलिए, Biot-Savitt's law indicates that motion of electron produces a magnetic field B such that Biot-Savitt's law ये क्या बताता है मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के। तो बहुत सिंपल है, Biot-Savitt's लॉ की अगर हम बात करें, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू V क्रॉस R अपॉन आर क्यूब। ये होता है Biot-Savitt's लॉ फॉर अ स्मॉल डी क्यू चार्ज। किसी छोटे से चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो इसमें जो फैक्टर आता है वो ये है कि जो वेलोसिटी है और जहां पे आप निकाल रहे हैं, मान लीजिए ये आपका एक डी क्यू चार्ज है जो कि यहां जा रहा है v वेलोसिटी से, और आप यहां पे कहीं पे इस पॉइंट p पे निकाल रहे हैं, तो ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका एंगल हो जाएगा थीटा। तो अब हमें ये पता है क्योंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी होगी और यही मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, वो पॉइंट भी होगी। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी? बिल्कुल होगी। क्या मैग्नेटिक पैरेलल होगी? नहीं। इट ओबेज इनवर्स क्यूब लॉ? नहीं, इनवर्स क्यूब लॉ नहीं है ये, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे इस चीज को तो आर से आर कट जाएगा। आप देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये जब ओपन होगा तो ये वी आर साइन थीटा आएगा मैग्नीट्यूड में, अपॉन आर क्यूब है, ये कैंसिल होकर आर स्क्वायर ही बचेगा। तो ये बात भी गलत है। इज इट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द इलेक्ट्रॉन इन द पॉइंट? इस लाइन के अलोंग होगी तो मैग्नेटिक फील्ड, ये भी नहीं होगी। इस लाइन के अलोंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी और इस लाइन पे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और यही मैग्नेटिक फील्ड को खास बनाती है कि वो उस प्लेन में नहीं होती जिस प्लेन में चार्ज पार्टिकल होता है या फिर जिस प्लेन में आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 15th क्वेश्चन। A circular coil of wire consisting of 100 tons, each of radius 8 centimeter, carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of magnetic field B at the center of the coil? देखिए, तो जब भी एक कॉइल होती है
उसके सेंटर पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कॉइल के लिए बस इतना होता है, यहाँ पे पाई आ जाता है ऊपर और नीचे रेडियस ऑफ सर्कल आ जाता है। अच्छा, ये सिर्फ एक टर्न के लिए है, तो अगर टोटल टर्न्स के लिए निकालेंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लाई भी इसमें करना होगा। ये जाएगा 10 की पावर -7, 2 इंटू पाई। करंट है आपका 0.4, रेडियस है आपकी 8 सेंटीमीटर, जिसको आपको एसआई यूनिट में चेंज करना होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स है आपके 100। यहां से अगर हम देखें तो ये 10 की पावर -2 ऊपर जाके 10 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, और ये आपका 0.1 हो जाएगा। 0.1 आपका यहाँ पे एक पावर कम कर देगा अगर मैं इसको हटाऊंगा, तो जो आंसर है वो आ जाएगा आपका पाई इंटू 10 की पावर -4। पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला विल बी योर आंसर। तो पहला ऑप्शन -3 है, दूसरे में 2 पाई है, तीसरे में है पाई इंटू 10 की पावर -4। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 2 4 8, 4 से 4 गया तो ये कैंसिल हो गया। दिस इज योर राइट ऑप्शन। अगेन, सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से पता हो आपको तो आप इस तरह क्वेश्चंस बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। चलिए, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। Two wires are held perpendicular to the plane of paper at 5 meters apart. They carry a current of 2.5 ampere and 5 ampere in the same direction. Then the magnetic field strength at the midpoint between them is. देखिए, दो वायर्स हैं, दोनों ही करंट I1 I2 कैरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन। मिड पॉइंट पे आपसे पूछ लिया गया है, तो लेट्स से ये भी डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस भी x ही मान लेते हैं। यहां पे पूछा गया है, तो आपको यहां पे एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं तो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी B1, और इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी B2। तो B1 B2 जो होंगी वो ऑपोजिट होंगी, तो जो हमारा B नेट आएगा अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं कि वो B1 अंदर, लेट से हम इसको लिख लेते हैं -k कैप प्लस B2 k कैप, ऐसे आ जाएगी। अब B1 B2 की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू I1 अपॉन x -k कैप, -k कैप के अंदर की डायरेक्शन है, और आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I2 अपॉन x k कैप। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हम कॉमन ले सकते हैं, 2/x भी हम कॉमन ले सकते हैं। I1 अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जाएगा I2 माइनस I1 इंटू k कैप, है ना। k कैप हमने कॉमन निकाल लिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सेम है, 2 अपॉन x। अब x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5/2 है ना, 5/2। तो 5/2 I2 कितना है? सेकंड वाले में जो हमने करंट लिया, लेट से हमने वो 5 मान लिया, फर्स्ट वाले में हमने करंट 2.5 माना था, ये k कैप आ जाएगा, ये भी 2.5 आ जाएगा। 5/2 एक्चुअली यहाँ पे जो 2.5 आता, ये जो पूरा सॉल्व होके आता, ये पूरा ये इस 5/2 से कैंसिल हो जाता, तो हमारा सीधे सीधे जो ऑप्शन आ जाता वो आ जाता म्यू नॉट अपॉन 2 पाई k कैप। सिर्फ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बचता। देखिए क्यों? क्योंकि 5 माइनस 2.5 2.5 होता, जो कि 5/2 होता। ये 5/2 और ये जो 5/2 था ये कैंसिल हो जाता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बच जाता, और आंसर आ जाता k कैप में। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। Let us look at the next question. A circular loop of wire and a long straight wire carries current IC and IE respectively as shown in the figure. इस फिगर में दो हमारे पास डिफरेंट टाइप के करंट कैरिंग वायर है, एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है, एक सर्कुलर लूप है। लूप में जो करंट है वो IC है, और जो वायर है उसमें जो करंट है वो IE है। Assuming that these are placed in the same plane, the magnetic field will be zero at the center O of the loop when the separation is। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हमें जीरो करना है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें
तो जो बी एट ओ होगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ, है ना, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप या सर्कल लिख लेते हैं, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। ये हमें 0 दे रखा है। अच्छा, डायरेक्शंस पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ये एक तरीके से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रख रहा होगा, और यहाँ पे करंट ऐसा है अगर हम थंब रखें तो ये इनवर्ट जा रहा होगा, तो इसकी होगी इनवर्ट और इसकी होगी आउटवर्ड। तो जो सर्कल है उसकी होगी आउटवर्ड, तो इसका मैग्नीट्यूड और आउटवर्ड मतलब की के कैप का मैग्नीट्यूड और मतलब की इनवर्ट माइनस के कैप। ठीक है, नाउ हम इसको क्या कर सकते हैं, ये वाले को लेफ्ट में ला सकते हैं, दिया जाएगा बी वायर के कैप इज इक्वल टू बी सर्कुलर लूप के कैप। के कैप से के कैप कैंसिल हो जाएगा। अब हम दोनों का फॉर्मूला लग देंगे। तो इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज एच, और सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन द रेडियस। नाउ व्हाट इज द रेडियस? द रेडियस इज आर। यहां से देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है हमारा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, करंट से करंट कैंसिल हो जाएगा। तो द आंसर फ्रॉम हियर विल गेट इज R इज इक्वल टू पाई एच, या फिर H इज इक्वल टू R अपॉन पाई इज द। तो लेट अस सी व्हिच ऑप्शन इज राइट। अच्छा, करंट भी अलग अलग था। ओके, अगर करंट अलग अलग था तो हम करंट को भी यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारा जो वायर है उसका करंट आई ई है और इसका करंट आई सी है, तो व्हाट विल आल्सो हैव इज, हमें एच की वैल्यू निकालनी है ना, तो हो जाएगा आई ई। ओके, हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो आर आई ई अपॉन पाई आई सी, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। तो आर आई ई, वेयर इज आर आई ई अपॉन पाई आई सी, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The magnitude of magnetic field inside a long solid is increased by। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको ये याद रखना है, चाहे देखो न्यूमेरिकल है तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 99% जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी एक फॉर्मूले से बहुत इजीली हो जाता है। एक फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट का मैथमेटिकल डिटेक्शन होता है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड का फॉर्मूला बस पता हो जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो आप इससे काफी इजीली किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर पाए। तो वो होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट यहाँ पे होता है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉइल, और आई है करंट। अब देखिए, आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो क्या रेडियस का यहाँ कोई फर्क आ रहा है? रेडियस का कोई फर्क नहीं आ रहा है। क्या करंट कम करने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कोई फैक्टर है? नहीं। इंट्रोड्यूसिंग अ मीडियम ऑफ हायर परमेबिलिटी। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो ये एक्चुअली वैक्यूम में फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि हमने अंदर क्या माना है, वैक्यूम ही मान रखा है सोलेनोइड के। लेकिन अगर किसी मीडियम की बात करते हैं तो यहां आ जाता है म्यू नॉट म्यू आर, क्योंकि म्यू नॉट की जगह म्यू मटेरियल आ जाएगा, म्यू दिया जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन आई। तो जो रिलेटिव परमेबिलिटी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका जो फॉर्मूला होगा डी ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ना, तो याद रखना है इस फॉर्मूले को, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है ये। जनरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड व्हेन अ मीडियम इज फिल्ड, जब किसी मीडियम को फिल कर दिया जाए तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। अ सोलेनोइड इज 1000 टर्न्स पर मीटर, है ना, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू दे दी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे दिया। इफ अ करंट 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू इट, देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या फॉर्मूला है? अभी देखा आपने, वो है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की क्या वैल्यू होती है? तो हमें पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है वो 10 की पावर -7 होती है।
तो म्यू नॉट की जो वैल्यू है दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। स्मॉल एन की क्या वैल्यू है, देखो आपको गिवन है, स्मॉल एन की वैल्यू इज 1000 अपॉन सॉरी 1000 है ना, क्योंकि पर मीटर ही दे रखा है, पर यूनिट लेंथ ही दे रखा है आपको, इनटू करंट इज 5 एम्पियर। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 4 जो 20, यहाँ 4 0 हो जाएंगे, हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन बन के आ रहा है वो आ रहा है ए। ठीक है, यहीं पे आपसे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, वैसे इसमें सोलेनॉइड में ज्यादा वेराइटी के क्वेश्चन नहीं बनते, सिर्फ फॉर्मूला पता होना ही बहुत बड़ा एक यहाँ पे एडवांटेज होता है। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द करंट कॉइल सोलेनॉइड इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, किसमें जो वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड का वो सिमिलर है। तो वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, सोलेनॉइड होता है नॉर्मली वो एक इस तरह की कॉइल होती है ना, स्प्रिंग टाइप की कॉइल होती है। नॉर्मली जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड का पढ़ते हैं, लेकिन जो एंड्स होते हैं, जो एंड होते हैं सोलेनॉइड के, लगभग लगभग वहां पे अगर हम फाइनाइट सोलेनॉइड मानते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है। तो अंदर तो लगभग लगभग हम मान सकते हैं यूनिफॉर्म होती है, और एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो थोड़ा डिक्रीज करती है। तो इसका बेस्ट पॉसिबल इनफाइनाइट सोलेनॉइड याद करिएगा, मतलब याद रखिएगा, आपके सिलेबस में बात है, तो बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन डी। फाइनाइट सोलेनॉइड होती तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आ रही होती, क्योंकि वो सर्कुलर कॉइल्स के रिजल्टेंट की तरह बिहेव करती है, लेकिन फाइनाइट सोलेनॉइड आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन होगा। भाई सेंटर में यूनिफॉर्म और यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीजिंग या लेस होगी कंपेयर टू इनसाइड, है ना। अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ से थोड़ी सी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली कितनी होगी मैं अगर आपको बताऊं इनफाइनाइट की, तो हाफ हो जाती है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन लगभग हाफ तक आती तो ये ग्राफ काफी सही होता, हाफ तक डिक्रीज हो जाती है लगभग लगभग आपके एंड्स में आते आते। ठीक है, चलिए लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 35 से 40 क्वेश्चन होंगे, मजेदार क्वेश्चन होंगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, और सारा का सारा चैप्टर जो भी है कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकली कवर हो जाएगा। अ टोरॉइड, अब टोरॉइड क्या होता है मैं बताता हूं आपको। टोरॉइड हैविंग 400 टन्स कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर, द एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड इज 10 सेंटीमीटर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड। अब देखिएगा, तो जब आप एक सोलेनॉइड को, एक सोलेनॉइड लीजिए आप, उसको दोनों तरफ से पकड़ के एंड टू एंड ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ही आप उसको यहां से यहां की तरफ ज्वाइन करेंगे तो होगा क्या, वो सोलेनॉइड एक नए शेप को ले लेगी जिसे हम टोरॉइड बोलते हैं। तो यही सर्कल्स ऐसे हो जाएंगे, इस स्ट्रक्चर को हम टोरॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। सोलेनॉइड को आपने इस तरीके से जोड़ दिया, टोरॉइड बन। अब बात आती है कि इसी टोरॉइड में तीन जगह होती है। पहली जगह ये होती है, दूसरी जगह ये होती है, और तीसरी जगह बाहर होती है। याद रखिएगा, बाहर जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, और अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होती है। हाँ, इस टोरॉइडल स्पेस के अंदर की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही होती है जो सोलेनॉइड की होती है, म्यू नॉट एन आई। अब बोला कहां जा रहा है, बोला जा रहा है बताइए ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड। ये रही ओपन स्पेस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बताया मैंने आपको, 0 बताया। बाहर भी 0 होती है। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना होता तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, यहाँ पे जो एन होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा, लेकिन लेंथ आप क्या लोगे, ये वाली लेंथ लो, तो वो एक्चुअली में n अपॉन 2 पाई r आ जाता है। अब रेडियस आप क्या लोगे वो इंटरेस्टिंग। तो नॉर्मली अगर आपको सीधे रेडियस दे दी जाएगी, देखो एवरेज रेडियस लिखा हुआ है, ये इंटरेस्टिंग बात है, एवरेज रेडियस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ना रेडियस अलग अलग है। अगर आप सेंटर से देखो तो इस पॉइंट की दूरी अलग है और इस पॉइंट की दूरी अलग है। तो अगर आपसे कोई रेडियस मिले तो क्या लोगे, तो इनका एवरेज लोगे। तो अगर आपको R1 R2 दिया होता तो याद रखना उसका R1 प्लस R2 अपॉन 2 करके निकालते। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप इसमें नोट करिए। और अगर डायरेक्ट एवरेज रेडियस दिया है तो डायरेक्ट एवरेज रेडियस आप पुट कर सकते हो, यू डायरेक्टली पुट द एवरेज रेडियस इन द फॉर्मूला। लेकिन अभी का जो आंसर हमसे पूछा गया था वो 0।
Let us look at the 22nd question. The current in the windings on a toroid is 2 ampere if there are 400 turns and the mean circumferential length is 40 centimeter. If the okay, ठीक है, ओके देखिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट एन आई होती है, ठीक है, जहां पे हम जो स्मॉल एन है उसकी वैल्यू एन अपॉन 2 पाई आर लिख सकते हैं। इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो जाएगा 1 टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 400 अपॉन 40 सेंटीमीटर इंटू करंट है आपका 2 एम्पियर। ठीक, अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला था ये एयर या वैक्यूम के लिए था, तो यहाँ पे मटेरियल के लिए मैंने आपको बताया रिलेटिव परमेबिलिटी में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू आ गई आपकी, यहां से ये गया 10 की पावर माइनस 2, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 20। ठीक, इसको हम और फर्दर आगे बढ़ाए तो जाएगा 10 की पावर 5 या 10 की पावर 4 अपॉन 8 इंटू 3.14। अच्छा, इसका रफ आंसर हम निकाल सकते हैं। हमें दिख रहा है ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 8 4 32 का 2 कैरी ओवर 3 8 1 8 11 8 3 24 25.12। तो रफली हमें समझ आया कि भाई ये जो है ये 25 के आसपास आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा ही आ रहा है, तो कम आएगा जो भी होगा इससे आंसर, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर से तो हम एग्जैक्ट के आसपास देखने क्या आएगा, तो ये जो कैंसिल करेंगे तो ये 400 टन आ रहा है। जैसे एग्जैक्ट आंसर तो 400 से डेफिनेटली कम होगा, लेकिन अभी क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है, आंसर विल बी 400 टन। ठीक, चलिए लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर इज डबल्ड देन द फोर्स बिटवीन देम इज। पहले तो ये किस कॉन्सेप्ट की बात चल रही है, तो पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल रखे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अगर लेट्स से इनके बीच की डिस्टेंस डी है तो इस करंट I1 की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट I2 पे फोर्स लगाती है। जब ये फोर्स लगाती है तो कैसा फोर्स लगाएगी, तो देखो L क्रॉस B के कारण इस पे एक इंटरनल फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे F2। इसी तरीके से इस करंट I की वजह से यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे इस कंडक्टर पे बाहर से, मतलब L क्रॉस B, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, I L क्रॉस B। इस L क्रॉस B की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा F1। तो ये दोनों ही फोर्सेस के कारण हम देख सकते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उस फोर्स की जो वैल्यू होती है, अगर हम उसे पर यूनिट लेंथ निकालने, इसकी यूनिट लेंथ पे कैलकुलेट करने दोनों की, तो वो सेम आता है, और वो होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई इनके बीच का डिस्टेंस t। अब क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू करंट कैरिंग करंट इज डबल्ड, अगर हम इसको डबल कर दें, हमें पता है कि यहाँ पे 2 का फैक्टर नीचे आ जाएगा, तो ये जो पूरी चीज होगी ये क्या हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी। आप देखिए नीचे एक 2 का फैक्टर बढ़ जाएगा तो ये पूरी चीज क्या हो रही है, हाफ हो रही है। तो फोर्स तो डबल नहीं होगा, फोर्स कहने से बेटर होता फोर्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी डबल नहीं, हाफ, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो आपका हाफ हो जाएगा। वैसे अगर आप फिर उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी लेंथ पे भी हाफ ही हो जाएगा वो, तो द फोर्स विल बी हाफ, है ना। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए इस एक सीरीज से आप कितने सारे, या मैं कहूंगा सारे के सारे फॉर्मूले जो है किसी भी चैप्टर के रिवाइज कर पा रहे हैं, और वही आपको याद रखने हैं आपके फाइनल एग्जाम में। तो इतना आप अगर ध्यान रख लेंगे तो ये मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप ना बना पाए। द करेंट्स ऑफ 10 ampere and 2 ampere are flowing in opposite directions through two parallel wires A and B, opposite direction। अब देखिए opposite direction में क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे दो वायर, वायर 1 एंड वायर 2, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे
जब डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर लगेगी, तो एल क्रॉस बी से फोर्स देखो लेफ्ट की तरफ आया, और यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? देखो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, तो एल क्रॉस बी से फोर्स कहां आएगा? वो भी राइट में आएगा। तो ये जो फोर्स होगा, अगर हम इसको पर यूनिट लेंथ निकालें तो इसका फॉर्मूला कितना आएगा? ये आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। सही है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपको निकालना है, इफ वायर ए इज इनफाइनाइट, मान लीजिए वायर ए इनफाइनाइट है एंड वायर बी इज 2 मीटर लॉन्ग, मतलब अगर वायर बी की बात करें तो हम सीधे उसमें फोर्स निकाल सकते हैं उसकी लेंथ का मल्टीप्लाई करें इनटू लेंथ एल। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2 पाई। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? देखिए जरा, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और करंट कितना है? 10 और 2 तो 20 एम्पियर, और लेंथ कितनी है? 2 मीटर। बस इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, -2 से ये -5 हो गया। तो जो आंसर हमारा आ गया वो आ गया 4 टू 8, 8 पाई, अच्छा पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, 8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन आपका आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, चलिए लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ hollow copper pipe carries a current, the magnetic field produced will be। एक hollow copper पाइप है आपके पास, है ना। अब ये आ गया आपके एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन। एक hollow copper पाइप का जो सारा करंट होगा वो सरफेस पे होगा, तो हमें इसमें काफी सारी बातें हमें पता लग सकती है। जैसे पहली बात हमें पता लग सकती है कि अगर हम यहाँ पे कोई लूप लें और इस लूप के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। क्यों? क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर a एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इनक्लोज्ड, है ना। और करंट इनक्लोज कितना है इसमें? इसमें करंट इनक्लोज है 0, तो जो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी वो भी आएगी 0, अंदर तो 0 आ जाएगी। अब इसके बाद वाली बात और भी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इसके बाहर निकालता हूं इसी को, तो बाहर क्या होगा आप देखेंगे, ये सारा का सारा पाइप किसी भी डिस्टेंस x पे एक इनफाइनाइट वायर या वायर की तरह बिहेव करेगा। तो एक्चुअली में इस पॉइंट पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय x। ये बात आपको समझ में आ ली थी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जो इनफाइनाइट वायर का होता है वही फॉर्मूला हमारा पाइप का भी बन जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही बिहेव करेगा। तो अब बोला गया है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विल बी इनसाइड द पाइप ओनली, इनसाइड तो 0 होगी, आउटसाइड द पाइप ओनली, ये बात बिल्कुल ठीक है। नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, बोथ इनसाइड, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, ओनली इनसाइड द पाइप। ठीक है ना, ओनली इनसाइड द। चलिए, a current carrying square loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. If the force on one arm of the loop is F, then the net force on the remaining 3 arms। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए क्वेश्चन डाला गया है। एक लूप को रखते हैं अगर, है ना, एक लूप को अगर हम रखते हैं, एक करंट कैरिंग लूप को रखते हैं, तो जो इसमें नेट फोर्स आता है ना, उसका क्या फॉर्मूला होगा? होगा आई एल क्रॉस बी। और क्योंकि ये क्या है, एक लूप है, तो इसका एल वेक्टर कितना आएगा? तो 0 आ जाएगा इसका वेक्टर लेंथ का सम। तो भाई इसका पूरा एल वेक्टर निकालोगे जब लेंथ वेक्टर तो 0 आ जाएगा। तो एक लूप पे याद रखिएगा, एफ नेट ऑन अ लूप कितना आता है? 0 आता है। बस वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो क्या आता है? 0 आता है।
अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें बताइए कोई भी अगर लूप है भाई तो उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो आनी है। बोल रहा है एक आर्म पे, तो तीनों आर्म का तो नेट का मतलब क्या है, तीनों चारों आर्म पे फोर्स, सॉरी ना स्क्वायर हो तो चारों आर्म पे फोर्स। बोल रहा है एक आर्म पे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड एफ है। लेट से उसका जो कैप है, फॉर एग्जांपल उसका जो कैप है वो एन कैप है, हमें नहीं पता उसकी डायरेक्शन क्या है ना, उस फोर्स की कहीं भी हो सकती है। और बाकी बच्चों का सम जो है वो लेट से एफ नेट डैश है ना, बाकी तीनों का सम, तीनों आर्म्स का सम। तो जो एफ नेट डैश है, जो वेक्टर है एफ नेट डैश का, वो कितना आ गया, माइनस ऑफ एन एफ एन कैप आ गया। मतलब उसकी डायरेक्शन जो होगी नेट फोर्स की वो ऑपोजिट टू योर फर्स्ट फोर्स होगी, है ना, और मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस ऑफ एन। क्या हो जाएगा आंसर, माइनस ऑफ एन। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और बड़ा अप्लाई होगा भी, आगे भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं। देखिए जरा, a long horizontally fixed wire carries a current 100 ampere, weighs 0.4 newton per meter. If the total length of 3 meter, अच्छा, a long horizontally fixed wire carries a current of 100 amperes, weighs 0.4 newton per meter with a total length of 3 meter. ठीक है। A magnetic field exists in a vertical direction of B is equal to 3. Find whether the field will be able to hold the wire or not in the middle. देखिए, तो यहाँ पे एक वायर है, पहले तो आपको समझना है, जिसका कुछ वेट है, उसका मास दिया है तो डेफिनेटली इसका वेट होगा, तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे mg। अब हमने क्या किया, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले ना हम मान लेते हैं इसमें क्या है, इसमें करंट भी है, अच्छा इस डायरेक्शन में उसमें करंट। अब इसमें एक हमने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी, यहाँ पे एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी कि अगर हमने उसमें फोर्स निकाला वायर पे एल क्रॉस बी करके, तो उस पर एक फोर्स आया ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स। पूछा ही जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट करी, उस मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स आया, क्या वो इसको हवा में रख पाएगा, मतलब क्या वो इस फोर्स को बैलेंस कर पाएगा। अगर वो इसे बैलेंस कर लेगा तो हवा में रुक जाएगा। देखो, या तो वो इसके इक्वल हो या इससे ज्यादा हो, तभी वो हवा में रह सकता है, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। देखते हैं, तो हमारा जो mg आ रहा है, मास इनटू ग्रेविटी आ रहा है, कितना है, तो मास कितना है, देखो वेट कितना है, सीधे अच्छा उसने वेट ही दे दिया। तो वेट है 0.04 न्यूटन पर मीटर और लेंथ कितनी है 3 मीटर, तो टोटल वेट हो जाएगा 0.4 इंटू 3, है ना, जितना पर मीटर है इंटू टोटल लेंथ, तो 1.2 न्यूटन आ गया ये। ठीक है जी। अब मैग्नेटिक फोर्स भी देख लेते हैं कितना है, वो है आई एल क्रॉस बी। अज्यूमिंग क्योंकि कुछ नहीं दिया था, तो हमने इसलिए अपने हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स बन सकती है वो ले ली। तो एल जो लेंथ वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर ले लिया, आई एल बी साइन थीटा। लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ है 3 मीटर, तो करंट देख लेते, करंट 100 एम्पियर इंटू 3 मीटर इंटू मैग्नेटिक फील्ड है आपकी 3 टेस्ला इंटू साइन 91, ये आपका 900 न्यूटन, है ना। 0.04 न्यूटन था ये। ओके, तो ये तो 0.12 न्यूटन आ जाएगा। तो वेट तो भाई क्या है, 0.12 न्यूटन है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, वो तो 900 न्यूटन आ रहा है। तो क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे से ज्यादा है, तो द वायर विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, द वायर विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड, गलत है, हॉरिजॉन्टली गलत है, मिड एयर भी गलत है। आंसर हो जाएगा द वायर विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स, क्योंकि ऊपर का फोर्स क्या है, ऊपर का फोर्स ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मजा आ रहा है। A closely wound solenoid of 2000 tons and area this much carries a current this much. It is suspended through its center and perpendicular to the length, allowing it to turn in a horizontal plane. Okay, in uniform magnetic field, making angle 30 degree. The torque on the solenoid. Very interesting question. देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को आप एक लूप की तरह कंसिडर कर सकते हैं, एक लूप जिसके n नंबर ऑफ टर्न्स है ना, लूप की तरह कंसिडर कर सकते हैं।
और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलेनॉइड से, मतलब सोलेनॉइड के किसी भी एरिया से अगर हम उसको देखें तो 30 डिग्री बना रही है मेरे हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। तो जब भी एक करंट कैरिंग लूप, हम इसको एक करंट कैरिंग लूप की तरह देख सकते हैं सोलेनॉइड को, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो याद रखिएगा जो उस पर टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला आता है M क्रॉस B। क्या आता है? M क्रॉस B। जैसे याद करिए जब हमने इस पे और बात कर लेते हैं, ये जो मैग्नेटिक लूप है अगर इसको साइड से देखें तो क्या ये सर्कुलर दिखेगी सोलेनॉइड? दिखेगी। देखो यहाँ ये एक डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है। सोचो जहां से क्लॉकवाइज करंट है साउथ पोल के पीछे की तरफ कैसा होगा? नॉर्थ पोल। तो एक करंट कैरिंग लूप क्या होता है? डायपोल। तो याद करिए इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल भी जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसको क्या लगता है? टॉर्क लगता है। सिमिलरली जब एक मैग्नेटिक डायपोल या एक करंट कैरिंग लूप, बात सेम है, करंट कैरिंग लूप और मैग्नेटिक डायपोल सेम चीज है, अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसको भी लगता है टॉर्क, जो किसके इक्वल होता है? एम क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस बी। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी। ए वेक्टर कहाँ होगा? तो किसी बात है ए वेक्टर यहाँ कहीं होगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द लूप। यहाँ पे कहीं बाहर अगर मैं यहाँ से देखूं तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स है आपके 2000। करंट कितना है आपका? करंट है 2 एम्पियर। एरिया कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड है आपकी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। और जब हम क्रॉस को खोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ये जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप, है ना। तो साइन थीटा मतलब साइन 30 1/2 और एन कैप डायरेक्शन हमें नहीं चाहिए तो हम डायरेक्शन नहीं अभी इतना ध्यान देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5 टू द 10। तो 1 2 जीवित हो गए, 5 टू द 10 ये हो गया 100 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 5 एन कैप। 15 5 75, 75 इंटू 10 की पावर माइनस 3 या 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ऐसा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पे ऐसा बताया गया है, ओके। अच्छा हमने 5 टू द 10 ले लिया था, इस 5 को यूज कर लिया था हमने ऑलरेडी। तो यहाँ 5 नहीं है, तो यहाँ 5 नहीं है, तो यहाँ 1.5 ही है, यहाँ 1.5 है, तो आंसर हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों आया? क्योंकि हमें पता है कि इसी टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ भी होता है, जिसको हम आर एफ साइन थीटा एन कैप में भी ओपन कर सकते हैं। आर मीटर में होता है, एफ न्यूटन में होता है, तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है। ये आप वहां से पता लगा सकते हैं। चलिए अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ रहे हैं जहां गैल्वेनोमीटर्स की हम बात करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उनके कन्वर्जन की हम बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इतना ही कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज टू कन्वर्ट इट टू वोल्टामीटर। तो मैं थोड़ा सा पहले से ब्रीफ थ्योरी आपको बताता हूं कि जब भी किसी गैल्वेनोमीटर को हम एक वोल्टामीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्टामीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी रेजिस्टेंस के पहले, तो देखो जैसे ये गैल्वेनोमीटर था, अब हम वोल्टामीटर कहाँ लगाएंगे? किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में लगाएंगे। ध्यान से देखिए, लेट्स से ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक रेजिस्टेंस है, सॉरी, है ना, जिसका हमें वोल्टेज मेजर करना है, तो हमें वोल्टामीटर लगाना पड़ेगा उसके पैरेलल में। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर बनाना है ना, तो सोचो वोल्टामीटर का क्या काम है? वोल्टेज मेजर करना। मतलब कि इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? इसका करंट, वी अक्रॉस आर क्या होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये करंट में वो फर्क कब नहीं लाएगा? जब वो अपने अंदर जो करंट जा रहा है, वोल्टामीटर के अंदर जो करंट जा रहा है वो बिल्कुल ना ले, वो बिल्कुल विड्रॉ ना करे। और वो तभी विड्रॉ नहीं करेगा जब उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो हमें इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक शंट लगाना होगा वोल्टामीटर के। तो अब बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपके लिए कर देता हूँ, ऐसे कर देते। देखो जो वोल्टामीटर होता है वो क्या मेजर करता है? वोल्टेज। कहाँ लगता है? पैरेलल में। बस इतना अगर आपने याद रख लिया तो काम खत्म। तो आपको याद रखना है उसमें एक शंट लगेगा, उसके लिए हमें एक शंट लगाना पड़ेगा कहाँ पे? सीरीज में। बस
तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में शंट लगा के क्या बन जाता है, आपका वोल्टामीटर बन जाता है। ठीक है जी, चलिए। तो अगर सीरीज में शंट लगा है तो क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। गैल्वेनोमीटर और टोटल वोल्टामीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर से शंट ही तो लगा है बस सीरीज में, तो करंट तो चेंज होगा नहीं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी गैल्वेनोमीटर का करंट है वही वोल्टामीटर का करंट होता है। गैल्वेनोमीटर का करंट आपको दिया है देखो 5 मिली एम्पियर, और वोल्टामीटर का करंट होगा वोल्टामीटर का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टामीटर। वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो होगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस शंट। आपको निकालना है, शंट निकालना है आप, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, जो शंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आर जी प्लस एस की वैल्यू हो जाएगी। वोल्टामीटर का वोल्टेज कितना है देखो 5 वोल्ट, करंट कितना मेजर कर रहा था पहले, वो 5 मिली एम्पियर, ये आ जाएगा आपका 1000, है ना। मिली को आप चेंज करोगे तो मिली क्या होता है 10 की पावर माइनस 3, ये जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, ऊपर जाके तो शंट की वैल्यू आ गई 1000 माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो कि है 1, ये आ गया आपका 999 ओम। देखो मैंने आपको बताया था ना, एक हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तो दैट यहाँ पे इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाए कि वहां पे करंट बिल्कुल भी ना जाए। जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां से करंट नहीं जाता। देखो कितना ज्यादा रेजिस्टेंस आपको लगा। तो ये थ्योरी अगर आप याद रख लेंगे तो बड़ा सिंपल है, वोल्टामीटर वोल्टेज मेजर करता है और सर्किट में पैरेलल में लगता है, तो उसका शंट उसके सीरीज में लगता है। और पहली चीज शंट कहाँ लगता है, दूसरी चीज क्या इक्वेट करना है, तो वोल्टामीटर में करंट इक्वेट करते हैं क्योंकि वोल्टामीटर में शंट सीरीज में लगता है। The coil of moving coil galvanometer is wound over a metal frame in order to, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसको हम एक मेटालिक फ्रेम पे क्यों वाइंड करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें क्या आ जाए, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग आ जाए, उसमें एडी करंट के कारण एक डैम्पिंग आए, मतलब बहुत तेजी से मूव ना करे। बहुत तेजी से मूव करेगी तो वो क्या हो सकता है, वो ब्रेक हो सकती है। हिस्टेरिसिस कम करने का नहीं, हिस्टेरिसिस तो बढ़ जाएगा एक तरीके से, इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में भी ऐसे फर्क नहीं आएगा अगर आप देखें, क्योंकि जो थीटा होता है, मतलब बेसिकली के थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी होता है। तो एन आई ए बी अपॉन अगर आप के करें, आप देखेंगे तो सेंसिटिविटी में इससे ज्यादा फर्क नहीं आता, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी ज्यादा फर्क नहीं आता। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी फर्क आएगा लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। जो मेन रीजन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग लाना। डैम्पिंग का मतलब होता है उसे स्लो डाउन करता है थोड़ा, है ना। उसकी जो स्पीड है उसको थोड़ा स्लो डाउन करता है, अपोज करता है वो उसके टर्निंग को। क्योंकि हमें ना उसकी स्पीड से मतलब नहीं कि कितनी तेज टर्न हो रहा है, अगर वो जल्दी टर्न होगा तो कॉइल के ब्रेक होने का क्या होता है, खतरा होता है। इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट आई प्रोड्यूस रिफ्लेक्शन थीटा, देन बड़ा सिंपल है, आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना थीटा घूमेगा उतना ही एंगल आपका घूमता है। तो जो करंट होता है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी टू करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है बेटा थीटा अपॉन वी, और करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा अपॉन आई। अच्छा, क्या जी क्या होता है, तो जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर नहीं है एक्चुअली, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आई अपॉन बी आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे जी इनने रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ही ले रखा हो, ठीक है। तो ये जाएगा 1/G। तो रेशियो वोल्टेज सेंसिटिविटी टू करंट सेंसिटिविटी कितना आ जाएगा, 1/G ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे दिया कंसिडर दैट G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, देखो यहाँ पे थीटा अपॉन भी, थीटा से थीटा कट गया, है ना, आई ऊपर चले जाएगा। ये समझ आया ना आपको स्टेप, थीटा अपॉन बी थीटा अपॉन आई, आई अपॉन बी हो गया, या 1/वी अपॉन आई हो गया। बी अपॉन आई को आप क्या लिख सकते हैं, आर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये हो गया आपका 1/G, दैट इज द राइट ऑप्शन। देखिए
A galvanometer has a resistance of 100 ohm. A potential difference of 100 millivolt between its terminal gives a full scale deflection. The shunt resistance required to convert into an ammeter reading up to, अब देखो आप किस में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल है, थ्योरी लिख लेते हैं। क्या कहती है थ्योरी? थ्योरी ये कहती है कि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं तो शंट कहाँ लगेगा उसका? ऑपोजिट में चले जाओ तो शंट उसका पैरेलल में लगता है। बड़ा सिंपल, ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। अगर ये गैल्वेनोमीटर है और अगर आपको उसको एमीटर बनाना है तो एमीटर बनाने के लिए आपको रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके तो सीरीज में लगाओगे एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के एमीटर बनाने के लिए आपको जो गैल्वेनोमीटर में शंट लगाना है वो कहाँ लगाना है? पैरेलल में लगाना है। तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट अब जो बना इसको आप एमीटर कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, क्योंकि एमीटर सीरीज में लगता है तो सीरीज में वो तभी इफेक्ट नहीं डालेगा इस करंट पे, क्योंकि उसका काम करंट मेजर करना है। वो खुद इफेक्ट डालेगा तो करंट को तो क्या करेगा? करंट को तो वेरी कर देगा। तो वो खुद करंट को तब इफेक्ट नहीं डालते जब उसका खुद का रेजिस्टेंस कम से कम है। अब गैल्वेनोमीटर का तो एक रेजिस्टेंस फिक्स है, तो आप कम कैसे करोगे? तो आप पैरेलल में एक शंट लगाओगे जो बहुत ही छोटा होगा, वेरी स्मॉल होगा, है ना। उससे क्या होगा? नेट जो रेजिस्टेंस है वो और स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस स्मॉल होगा। तो बेसिकली ये जो पूरा डब्बा मैंने बनाया, ये डब्बा हमारा क्या हो जाता है? ये डब्बा ही हमारा फाइनली जो हमें बाहर से दिखता है वो एमीटर दिखता है, अंदर उसमें ये सब होता है। तो अब एमीटर है तो क्योंकि उसमें पैरेलल में शंट है तो उसका वोल्टेज सेम होगा, तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर का वोल्टेज सेम होगा। ठीक है जी। वोल्टेज, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज तो देखा दिया नहीं है तो हम लिख सकते हैं आई गैल्वेनोमीटर और आर गैल्वेनोमीटर। एमीटर का वोल्टेज क्या होगा? आई एमीटर इंटू आर एमीटर। अच्छा, आर एमीटर हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये पूरा एमीटर है तो इसका इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, आर जी इंटू आर एस या आर जी इंटू एस, है ना। इक्विवेलेंट लिख रहा हूं मैं अपॉन आर जी प्लस एस। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ इक्विवेलेंट लिख दिया दोनों का। ठीक है, चलो वैल्यू रख दें। तो करंट गैल्वेनोमीटर का 100 मिली वोल्ट था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस से कैंसिल हो गया। करंट एमीटर का 5 है, करंट की वैल्यू हमें नहीं पता। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का 100 है, प्लस शंट की वैल्यू हमें नहीं पता। ये आ गया आपका 10 की पावर माइनस 1। इसको यहाँ ले आओ, ये जाएगा 100 प्लस एस और 10 की पावर माइनस 1 नीचे आ जाएगा ना, 1/10 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 एस हो जाएगा। तो 49 एस की वैल्यू आ गई 100। यहां से एस की वैल्यू आ गई आपकी लगभग लगभग 2 से थोड़ी ज्यादा, 1 मिनट, है ना। आरजी आपका 100 है, ठीक है, 100 मिली वोल्ट है, 10 की पावर माइनस 10 है, जो कि ठीक है। आई एमीटर आपका 5 है, ओके, 100 है ना, 100, ठीक। करंट रिक्वायर V इज इक्वल टू आई इंटू आर, सही है, बिल्कुल ठीक है। आई एमीटर आपका 5 है, आरबी से आरबी कैंसिल हो गया। आई जी पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस दिया था हमें, देखो हमने देखा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही दे रखा था ऑलरेडी पहले में ना। ये ऑलरेडी 100 मिली वोल्ट ही दे रखा है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी 100, तो ये 10 की पावर माइनस 1 ही दे रखा है। अच्छा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे फिर आर जी भी आएगा, आर जी के लिए 100 भी आएगी ना। अब देखिए 100 प्लस एस, ये कैंसिल नहीं होगा ना अब, है ना। अब ये कैंसिल नहीं होगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि यहाँ पे वोल्टामीटर ही दिया, वोल्टेज ही दिया था, ठीक है। ये आ जाएगा 500 एस, या इधर 10 और आ जाएगा तो 5000 एस आ जाएगा। तो एक तरीके से रफली रफली जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4999 एस इज इक्वल टू 100, या फिर अगर मैं इसको लगभग 5000 ही मान लूं अभी थोड़ी देर के लिए, तो इसकी वैल्यू नियरली आ जाएगी 100 अपॉन 5000, नियरली ना। ये दोनों जीरो गए तो ये आ गया 1/50, 1/50 की वैल्यू हो जाएगी 0.002, ठीक है। देखो तो हमने बोला था ना बहुत छोटा होना चाहिए, देखो कितना छोटा है, 0.02 ओम इसका आंसर आ रहा है, ठीक है।
लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज। तो करंट सेंसिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है ट्विस्ट एंगल अपॉन करंट। ये आता है NIAB अपॉन K टॉर्सनल कांस्टेंट अपॉन करंट। तो ये है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, करंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो रखा हुआ है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। K होता है टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये I, तो I से I कट गया तो ये आ गया NAB अपॉन K। तो किससे इंक्रीज कर सकते, डिक्रीज किससे कर सकते हैं? देखो, तो इसको डिक्रीज करके डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीज करना है डिक्रीज करके, तो भाई एक ही चीज है, इसको डिक्रीज करोगे तभी इंक्रीज होगा। तो टॉर्सनल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को आप डिक्रीज करेंगे तो आपका करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब हमने दो क्वेश्चन डाली तो मैंने और डाली क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है इसके रिपीट होने की, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। A galvanometer of 50 ohm resistance has 25 divisions. A current of कितना is deflection of 1 division. Okay, to convert this galvanometer into a voltmeter having range of 12, it should be converted. तो बड़ा सिंपल है, गैल्वेनोमीटर से वोल्टामीटर कनेक्ट करना है। मैं लिखूंगा ही, आपको पता है वोल्टामीटर पैरेलल में लगता है, आपको पता है उसका शंट सीरीज में आता है। शंट अगर सीरीज में आए तो करंट इक्वेट करेंगे, तो जो भी गैल्वेनोमीटर का करंट है वही वोल्टामीटर करंट होगा। गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है? 25 डिवीजन, और हर डिवीजन की इतनी रीडिंग है, तो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 25। वोल्टामीटर करंट क्या होगा? V वोल्टामीटर अपॉन R वोल्टामीटर। हमें पता है वोल्टामीटर कैसे बनता है, शंट को सीरीज में लगा के बनता है, तो गैल्वेनोमीटर का शंट सीरीज में लगता है। बस ना हो जाए, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में शंट लगाओ, काम खत्म। तो ये जाएगा RG प्लस S इज इक्वल टू, वोल्टामीटर का वोल्टेज कितना है? 25 अपॉन ये जाएगा 25 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आ गया 10⁻4 अपॉन 4, ये जाएगा 2500। तो शंट की वैल्यू आ जाएगी 2500 माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो 2450 आपका आंसर आ जाएगा। 2450 एज अ शंट, 2450 एज अ शंट। इसमें अच्छा और बेटर आंसर ये लग रहा है, 2450 इन सीरीज एज अ शंट। ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन अब ये और बेटर लग रहा है ना, क्योंकि हमें पता है वोल्टामीटर में शंट कहाँ लगता है? सीरीज में। तो हमने एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पे ऐड। चलिए, which of the following statement is correct regarding the Coulomb's law and Biot-Savart's electrostatic force? Electrostatic force is along displacement vector joining the source and the field, but magnetic force is perpendicular to the plane containing the displacement vector and the source. There is angle dependence in Biot-Savart's law which is not present है ना? Which is the following statement? अच्छा यहाँ पे ओके, Biot-Savart's law can be expressed in vector form but Coulomb's law cannot be expressed in vector form। देखो, ये तो पहले हम एलिमिनेट कर देते गलत गलत स्टेटमेंट, तो वेक्टर फॉर्म तो दोनों ही एक्सप्रेस हो सकते हैं। Biot-Savart's law is applicable in all medium but Coulomb's law is applicable only in medium which can be polarized। ये भी गलत बात है ना। Coulomb's law भी हर जगह लग जाता है, आपको पता है Coulomb's law हमने डाइलेक्ट्रिक्स के लिए भी Coulomb's law पढ़ा। There is an angle dependence in Biot-Savart's law which is not present in Coulomb's law, या विच इज यहाँ पे ना ऑल्सो होता, नॉट प्रेजेंट का जो गेम है, ठीक है, एंगल डिपेंडेंस तो नहीं होती, लेकिन फिर ना सही ऑप्शन हो जाता है। देखो, ये अगर नॉट होता तो ये सही होता, तो हमने एक ऑप्शन नॉट लगा लिया यहाँ पे, ठीक है, अभी नॉट लगा लिया, ये सही है। देखो ऑब्वियसली आता है आपके एग्जाम में तो सिंगल करेक्ट आएगा, अगर यहाँ पे दो स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाए तो सीखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है। वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड, बट अच्छा, तो बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए यहाँ पे एक फील्ड है और यहाँ पे एक चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या तो वो इसके अलोंग होगा या इसके अपोजिट, लेकिन इसी लाइन में होगा ना। वेयर इज मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए आपका एक चार्ज है, तो यहाँ जा रहा है v वेलोसिटी से, और यहाँ है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता है v क्रॉस b बाहर की तरफ होता है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सोर्स। तो ना ये भी ठीक है, मतलब अगर ये स्टेटमेंट ऐसी ही है, ठीक है,
और ये मान रहे हैं कि पहली जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द लाइन जॉइंट है ना। अब इसमें भी देखो, इसमें भी थोड़ी सी इनकम्प्लीटनेस है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसका मीनिंग ये है और यही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो पॉजिटिव चार्ज है तो भाई वो उसके अलोंग होगा, नेगेटिव है तो उसके अपोजिट होगा, लेकिन इवेंचुअली इट विल बी इन द सेम प्लेन, सेम लाइन। लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, है ना। देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन द बाइसेप्स, तो एंगल डिपेंडेंस भी होता है, आपको पता है। इससे ही समझ आ रहा है, देखो v क्रॉस b और F इज इक्वल टू क्यू, से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ ये एंगल कोई नहीं होता, ये होता है, तो विच इज नॉट प्रेजेंट इन कूलम्ब, so दिस इज आल्सो राइट। अगर ये ऑल्सो होता तो ये भी गलत हो जाती स्टेटमेंट। अभी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, सीखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। A uniform magnetic field acts right angle to the direction of motion of electron. As a result, the electron moves in circular path of radius इतना। If the speed of electron is double, then the radius is। तो देखो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमने डिस्कस किया था इनिशियली, कितनी होती है, mv अपॉन qb होती है। अगर आप स्पीड को डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगी। डबल का मतलब कि रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। इलेक्ट्रॉन हैविंग अ मास m, चार्ज q and kinetic energy E enters in a uniform magnetic field B perpendicular, its frequency of rotation is। तो देखो मैंने आपको इसकी रेडियस का फॉर्मूला बता दिया था, अंडर रूट 2m k, है ना, अपॉन qb, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई r अपॉन v। तो 2 पाई r, एक काम करते हैं, तो r को अभी mv अपॉन qb लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअली इंपॉर्टेंस आ ही नहीं रहा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पीड वगैरह पे तो डिपेंड करती नहीं है। तो इसका आंसर तो सीधे सीधे क्यूबी अपॉन 2 पाई आएगा। देखो कंफ्यूज वैसे तो नहीं होना है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी में याद रखना, ये नहीं सोचना कि भाई काइनेटिक एनर्जी है तो कहाँ फिट करें, नहीं फिट हो रही है तो नहीं फिट करेंगे भाई, फॉर्मूले में नहीं होता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल होता है ये, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस होती है। वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ frequency of particle rotating in a magnetic field. A proton and alpha particle enters in a uniform magnetic field with the same velocity, the time period of rotation of alpha particle will be। देखो पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल, होता है 2 पाई m, सॉरी 2 पाई r अपॉन v। रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन qb, तो और v से भी कट गया। कुल मिला के जो टाइम पीरियड है वो चार्ज और मास के रेशियो पर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अल्फा जो होगा वो होगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑन अल्फा। ये होगा रहेगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन अल्फा अपॉन मास ऑफ अल्फा। अब जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, उसका जो मास होता है, मतलब बेसिकली वो 2 4 होता है ना, सही है। तो उसका चार्ज डबल होता है और मास 4 टाइम्स होता है, तो ये आ जाएगा आपका मास जो है वो आ जाएगा 4 टाइम और चार्ज डबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन अल्फा, है ना। अल्फा क्या है, हीलियम का न्यूक्लियाई है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये जाएगा ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन अपॉन 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, कट गया 1/2 आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो 2 गुना होता है टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो इस 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है जी, ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ प्रोटॉन होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग एंड दिस सेशन, दिस चैप्टर। Two parallel wires in free space are 10 centimeter apart. Each carries 10 ampere in the same direction. The force exerted by wire one on the other is। तो ये जो क्वेश्चन है इसका होमवर्क आप करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, बताइएगा इसका आंसर क्या है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म था, इसमें मूविंग चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और उसके अराउंड जो न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं वो